अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक रिटन बाय फ्रैंक एस बर्डनिक को डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का पार्ट सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन किसे कहते हैं। इसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी फंक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम फंक्शन और इक्वेशन मिला दें, देखें एक ही होती है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन ये सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है कि जो कोई फंक्शन हो, कोई वेरिएबल, सपोज हम कह रहे हैं कि y जो है वो फंक्शन है x का और वो किस तरह ड्राइव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इस वक्त जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर जो लिखा है ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिर्फ, और नीचे जो लिखा है मैंने ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू y। एक वेरिएबल ये रहा और एक वेरिएबल ये रहा। तो जब दो वेरिएबल्स होंगे तो हम इन्हें प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ में और इसके डिफरेंट फीचर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर हो, x हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो ये एक जनरल फॉर्म कहलाती है। वेयर a कैन नेवर बी ज़ीरो। ए कभी भी नेगेटिव ज़ीरो नहीं हो सकता, बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर वो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर ज़ीरो आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर ही इक्वेशन से वैनिश हो जाएगा तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन सिर्फ 1 बचेगी, सिर्फ एक्स बचेगा, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो लिहाजा ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, सी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं बी और सी एंड सो ऑन। अब इसके कुछ ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट सपोज मैं एक बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जो हम फंक्शंस के चैप्टर में हम डिस्कस किया था हमने 4.2 में, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है और y एक दो वेरिएबल्स आ गए। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो सपोज़ इसका हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका वैसे हम फंक्शंस के चैप्टर में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम नए सिरे से सीखते हैं। सपोज़ मैं कुछ x के और y के अलग अलग कोऑर्डिनेट सोच लेता हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू जब -1 है तो -1 का स्क्वायर, क्योंकि y असल में x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 है तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। और इसी तरह अगर हम 0 जाएँ तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं ताकि हम इसकी मदद से प्लॉट कर सकें इस फंक्शन को। तो यहाँ प्लॉट करते हैं। सपोज़ ये ऑरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फ़िलहाल 4 ही वैल्यूज़ ले लेते हैं, -1, -2, -3 एंड -4। अब y एक्सिस पर हमें 9 तक जाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। एक लाइन इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास y एक्सिस आ गया।
नेगेटिव वैल्यूज़ की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी लिख लेते हैं। तो अब x की वैल्यूज़, जब x की वैल्यू -1 है तो y 1 है, x की वैल्यू -1 तो y 1, वो ये डॉट है। इसी तरह जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4 है, तो -2 एंड 4 यहाँ मिलता है हमें। -3 पर 9 है तो -3 पर हम 9 पर चले जाते हैं। इसी तरह जब 0 पर है तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे ये बिल्कुल स्मूथ ज्वाइन होता है। तो ये एक इस तरह का कर्व बनेगा। इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। पैराबोला की वैसे एक कोनिक सेक्शन में एक अलग डेफिनेशन होती है, तो फिलहाल हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे। ये जो कर्व है इसे हम पैराबोला कहते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ये y=x² की बनी है। अब इसकी कुछ ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो पॉइंट होता है इससे पहले अगर आप नोट करें तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, और इस पॉइंट के बाद अगर आप बात करें तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर इसी पॉइंट पर बात करें तो स्लोप 0 है, क्योंकि वो ऐसी बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट इसका 0 हो गया है। अच्छा, अब इसमें पहली बात ये हो गई कि नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव स्लोप होता है। इस पॉइंट को जहाँ पर स्लोप 0 है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसके अलावा इस वक्त ये इसका जो x एक्सिस है, x इंटरसेप्ट है, वो एक ही है, x = 0 पर। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता था, सपोज़ अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ y = x² - 2 का, तो ये हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन खैर ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप सिर्फ वैसे भी अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो इसमें ये जो पॉइंट है ये अभी भी वही हमारी वर्टेक्स कहलाएगा। ये जो दो x इंटरसेप्ट्स हैं इन्हें हम रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हम दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं x इंटरसेप्ट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। तो ये रूट्स हमारे पास हैं दो, इसे x1 कह देते हैं, इसे x2 कह देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा y इंटरसेप्ट भी इस केस में हमारे पास वर्टेक्स ही है, लेकिन इसका डिफरेंट केस भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बने, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। ये दो पॉइंट्स ये रूट्स हैं, फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट। जो ये पॉइंट है ये वर्टेक्स है, और जो यहाँ पर y एक्सिस पर जो क्रॉस हो रहा है ये y इंटरसेप्ट है। राइट जी, जब ये हमने सीख लिया तो अब रूट्स अगर किसी इक्वेशन के फाइंड आउट करने हो, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है f(x) = लेट्स से x + 4 एंड x - 3। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x² हो जाएगा, x × -3 -3x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा एंड -12 हो जाएगा। तो फिर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x² 4 - 3 = 1 एंड -12, तो इस तरह बनेगा बिल्कुल। अब इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स के लिए अगर आप गौर करें, रूट्स इज़ बेसिकली x इंटरसेप्ट, ये y हैं सारे, रूट्स आर बेसिकली x इंटरसेप्ट्स। तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब हम x² + x - 12 ये y के इक्वल था, ये 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गई रूट्स के लिए, फॉर रूट्स y = 0। तो जब y = 0 हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या फिर दोबारा जो हमारे पास फैक्टर फॉर्म थी वो ज़्यादा इजी है, हम उस फॉर्म में लिख देते हैं।
तो अब इसके दो फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 पहला हमारा फैक्टर आया है, मींस रूट आया है पहला, और x इज इक्वल टू 3 दूसरा रूट आया है। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास। अच्छा, इसी तरह सपोज़ इसी इक्वेशन में कहा जाए कि y इंटरसेप्ट भी निकालिए, तो y इंटरसेप्ट भी बहुत आसान है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे x इंटरसेप्ट्स हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो उसके लिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन। सो y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, या हम फैक्टर फॉर्म ले लेते हैं, 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 3। 0 प्लस 4 4 ही होता है, 0 माइनस 3 -3 होता है, और जब इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो -12 आंसर आया। तो ये y इंटरसेप्ट आ गया, मींस x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -12 है। और अगर हम x इंटरसेप्ट्स को भी रूट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो -4, 0 एंड 3, 0, ये दो हमारे पास रूट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए रूट्स के, और ये कोऑर्डिनेट्स आ गए y इंटरसेप्ट के। इसके अलावा हमने क्या सीखा, वर्टेक्स। देखें, वर्टेक्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है इस पॉइंट पर, यानी कि अगर आप इस पैराबोला को इस लाइन से फोल्ड कर दें तो ये लेफ़्ट वाला हिस्सा राइट वाले के बिल्कुल ऊपर बराबर आ जाएगा, कुछ भी पार्ट इसमें मिस नहीं होगा। मीन्स ऐसे हो जाएगा, लेफ़्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के ऊपर, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है एक दूसरे से। रेड वाले पार्ट को अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर बिल्कुल फोल्ड होकर आ जाएगा इस लाइन से। तो ये सिमेट्रिकल होता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन से जितना अवे जो राइट वाला रूट है उतना ही अवे लेफ़्ट वाला रूट है। तो वर्टेक्स की x वैल्यू निकालने का, x क्योंकि जाहिर सी बात है x की वैल्यू जो यहाँ होगी यहाँ भी वही होगी। तो अगर आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, उसके दो तरीके हैं। एक फॉर्मूला है जो बुक में गिवन है, एक दूसरा शॉर्टकट वे में आपको बताता हूँ, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास रूट्स हों। तो अगर आपको ऑलरेडी रूट्स पता हैं तो आप दोनों रूट्स को प्लस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वो x बेसिकली मिड पॉइंट होता है दोनों वर्टेक्स का। तो हमारे पास रूट्स के जो दो आंसर आए थे वो -4 और 3 आए थे, तो -4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आती है -1/2। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन में जब x की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन में जब x की वैल्यू -1/2 होगी तो y क्या होगा। तो हम y वैल्यू भी निकाल लेते हैं वर्टेक्स की। y इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू x माइनस 3 था फंक्शन हमारे पास, एक बार रीचेक कर लेते हैं, जी बिल्कुल यही है। अब इसमें हम x की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू -1/2 प्लस 4 एंड -1/2 -3। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 4 - 1/2 तो आंसर आता है 7/2, और -0.5 से माइनस करेंगे 3 तो आंसर आता है -7/2। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -49/4, और अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो वो बनता है 12.25। तो ये हमारे पास y वैल्यू भी आ गई वर्टेक्स की, मींस जो वर्टेक्स होगा उसकी x वैल्यू होगी -1/2 और y वैल्यू होगी 12.25। वर्टेक्स निकालने का दूसरा तरीका, ये मेथड 1 था, मैं यहाँ इसे लेबल कर देता हूँ मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो, मेथड 2, अगर आपको वर्टेक्स के x की वैल्यू निकालनी हो तो x का फॉर्मूला होता है -b/2a। तो इसके लिए आपको a, b, c की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है, मींस फैक्टर फॉर्म में नहीं चलेगा, आपको इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर आप देखें x² + x - 12, हमारे पास x² + x - 12, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू क्या होती है, जो x² का कोफिशिएंट हो, क्योंकि ax² + bx
प्लस सी, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, इस केस में ए की वैल्यू 1 है। जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी होता है, हमारे क्वेश्चन में बी की वैल्यू भी 1 है। जो कांस्टेंट हो वो सी होता है, हमारे केस में सी की वैल्यू -12 है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ -b/2 ए की, तो माइनस बी की वैल्यू है 1/2, ए की जगह पर 1, तो ये -1/2 सेम आंसर आया जो हमारे पास पहले आंसर आया था एक्स की वैल्यू। और अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू -b² - 4ac/4a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। -b², b की वैल्यू 1 है, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय 4 × 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 12 48/4, और 48 + 1 49 होता है, तो माइनस का 49/4 सेम आंसर आया जो पहले हमारे पास आया था। 49/4 माइनस का 12.25 बनता है, ये माइनस का 12.25। यहाँ मैं माइनस लगाना भूल गया हूँ, राइट। तो हमारे पास यहाँ माइनस लगा दो, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट वर्टेक्स निकालना भी हमने सीख लिया, रूट्स निकालना भी सीख लिया, और वाई इंटरसेप्ट निकालना भी सीख लिया। अब जब हम इतनी सारी चीज़ें निकाल चुके हैं तो इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। लिस्ट डाउन करता हूँ, हमने रूट्स की वैल्यू निकाली -4 0 और 3 0, -4, 0 एंड 3, 0। हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले -1/2 एंड माइनस का 12.25। हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लिया, वो था -12, 0, -12। तो इन्हीं फीचर्स को जहन में रखते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। मेरे ख्याल से एक्सिस मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए, छोटा एक्सिस ले लेते हैं हम, राइट जी। तो इसे लेबल कर लेते हैं हम, मैं लेबल नहीं कर रहा हूँ बल्कि कर लेते हैं, ठीक है। -4, 0 और 3, 0, x की वैल्यू -4, तो ये -1, -2, -3, -4, -4, 0 हमारे पास ये पहला रूट यहाँ पर आ चुका है। रेड कलर से इसे मार्क कर देता हूँ। दूसरा रूट हमारे पास 0, 3 था, तो यहाँ 3 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट है हमारे पास -12, तो हम नीचे जाते हैं -12 की तरफ, -12 एंड 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -12, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। तो ये हमारे पास -12 आ चुका है पॉइंट। उसके बाद वर्टेक्स को हमें शो करना है। वर्टेक्स x की वैल्यू है -½ और y की वैल्यू है -12.25। -½ अगर आप देखें तो वो 0 और -1 के बीच में होगा, और 12.25 12 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये पॉइंट बनता है वो। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन कर दें, कर्व मेरे स्मूथ नहीं बन रहे क्योंकि एक्चुअल में पेपर पे बनाना और कंप्यूटर पे बनाना उसमें फ़र्क होता है। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। रूट्स भी आ गए, वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। उम्मीद है अब तक की ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने जनरल फॉर्म डिस्कस कर ली, हमने ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए, हमने एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लिया, वर्टेक्स हमने डिस्कस कर लिया, रूट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें कॉन्केविटी देखनी है और इसके अलावा रूट्स की नेचर देखनी है।
कॉन्केविटी क्या होती है? कॉन्केविटी से मुराद ये है कि आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड जो है वो ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। कप अप भी कहते हैं इसे, और इसे कप डाउन कहते हैं, या फिर इसे हम कॉन्केव अप कह सकते हैं, और ये कॉन्केव डाउन होता है। तो याद रखिए, अगर हम जैसे जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये y इज इक्वल टू, ये क्वाड्रिक फंक्शन बन गया। इसमें अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर आपका जो है वो कप अप बनेगा पैराबोला। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से छोटी है, 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकती, तो अगर 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव यानी मीन्स ऊपर की तरफ कॉन्केव अप होगा, और अगर a से छोटी 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, तो कॉन्केव डाउन होगा, और 0 हो नहीं सकता, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। अगर 0 हो गया तो वो लीनियर फंक्शन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं रहेगा। ये हो गई कॉन्केविटी की बात। अब बात करते हैं रूट्स की। अगर आपको याद हो तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते थे तो कभी कभार ऐसा भी होता था हमारे x के 2 आंसर नहीं बल्कि एक आंसर आता था, और कभी कभार ऐसा होता था कि x का कोई आंसर ही नहीं आता था, नो रियल रूट्स हम लिख देते थे। तो वो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता था? उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर मैं एक पैराबोला ड्रॉ करूँ, सपोज़ वो इस तरह बन रहा है, तो अगर वो उसका ग्राफ इस तरह बन रहा है तो इसके रूट्स 2 हैं, पहला रूट ये रहा और दूसरा रूट ये रहा, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 रूट्स हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पैराबोला इस तरह बना हो, सिर्फ एक ही पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हो रहा हो, तो इसमें हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही रूट है, मींस दोनों रूट इक्वल हो गए, तो एक ही रूट होगा एक तरह से। और अगर हमारा ग्राफ इस तरह से बन रहा हो तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स। तो इनके मैं टाइटल लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट, मींस एक दूसरे से अलग अलग, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वल रूट्स, मींस दोनों इक्वल ही हैं, तो उसका मतलब एक ही है। और यहाँ पर लिख रहे हैं हम नो रियल रूट्स। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं नो रियल रूट्स। रियल नहीं है तो अंडरस्टूड है, इमेजनरी हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ही चला जाएगा। अच्छा जी, तो अब ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स एंड नो रियल रूट्स, तो ये इस तरह डिटर्मिन होता है। अब सवाल ये कि क्या हम इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इक्वल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे? देखें, बेसिकली अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पर गौर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है प्लस माइनस के बाद वाला पार्ट, इसकी वजह से 2 आंसर आते हैं, क्योंकि हम ये प्लस वाला पार्ट एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो हम यूँ करते हैं, बेसिकली एक बार प्लस करते हैं इस पूरे आंसर को, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पहला रूट आ जाता है। और दूसरे रूट के लिए हम माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करते हैं। तो अगर इन दोनों का आंसर सेम हो जाए, अगर दोनों का आंसर 0 हो जाए, सेम होने के बजाय सॉरी, इन दोनों का आंसर अगर 0 हो जाए, क्योंकि सेम होगा तो जाहिर है वहाँ एक 2 प्लस हो रहा है, वहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो आंसर तो फ़र्क होगा। लेकिन अगर ये किसी तरह से दोनों 0 हो जाएं, तो यहाँ पर भी बचेगा माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, और यहाँ बचेगा माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। तो अगर ये दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो इस सूरत में अगर ये दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे तो इस सूरत में दोनों का आंसर भी सेम आएगा, तो इक्वल रूट्स होंगे। मीन्स हम इससे ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि रूट्स इक्वल होंगे। सेकेंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। अगर इन दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो डिफरेंट तभी आएगा कि जब ये 0 ना हो लेकिन नेगेटिव भी ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर नेगेटिव हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तो इसका मतलब रियल रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स। उसका रीज़न कि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे मैंने हाईलाइट किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर कैलकुलेट नहीं होता है स्क्वायर रूट में।
तो इसलिए हम कह रहे हैं नो रियल रूट्स। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ नंबर होगा, यहाँ भी कुछ नंबर होगा, तो वही नंबर एक बार प्लस होगा, वही नंबर एक बार माइनस होगा, तो प्लस करने से कुछ और आंसर आएगा और माइनस करने से कुछ और आंसर आएगा। तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि दो आंसर्स आएंगे, तो हम कहेंगे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स होंगे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, और काइंडली इसे हो सकता है एक बार में समझ ना आए, तो इसे रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अभी हम आगे कुछ सवालात की तरफ जा रहे हैं। सेक्शन 6.1 सॉरी। तो सेक्शन 6.1 में सबसे पहले हमें कहा गया कि इन एक्सरसाइज 1 to 16 डिटर्मिन विच फंक्शंस आर क्वाड्रेटिक एंड आइडेंटिफाई वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी। तो अगर हम पहले सवाल की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, और बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो अगर हम इसे रीअरेंज करके लिखें यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 20, और जबकि जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है, क्योंकि x के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है सवाल में, तो इसका मतलब वो x के साथ 0 होगा, तभी x को गायब कर दिया गया है। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 20 है, तो ये c आ गया है। तो पार्ट क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं यस दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c आर a इज़ 4, b इज़ 0 एंड c इज़ -20। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। बिल्कुल ये भी क्वाड्रेटिक है, और क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2। तो इसकी a और b और c की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखने जा रहे हैं। एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x। दूसरे अल्फाज में हम इसे 1/4x स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस 3x कह सकते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और c 0 है क्योंकि इस वक्त कांस्टेंट टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और कौन सा क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन 3 लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि इसमें स्क्वायर टर्म नहीं है हमारे पास। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए वैल्यूज़ को जो है वो ऑर्डर चेंज करके दिया गया है। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, h ऑफ u इज़ इक्वल टू 24 माइनस u प्लस u स्क्वायर अपॉन 3। तो हमेशा हम इसे रीअरेंज करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, कांस्टेंट टर्म बाद में आएगी, सॉरी वेरिएबल बाद में आएगा पावर 1, और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में आएगी। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू 1/3 है, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म के साथ यहाँ 1/3 लगा हुआ है, और जो वेरिएबल है उसके साथ -1 है कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 24 है। तो उसके बाद क्वेश्चन 5 क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि s-4 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा, तो s पर स्क्वायर भी आ जाएगा और s भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, तो s पर स्क्वायर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वेश्चन 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर अंदर भी मौजूद है, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 होगा, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पावर 4 वाली। क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। क्या 8 क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और कोई उससे दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी और पावर इंक्रीज़ नहीं होगी। क्या 9 क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंदर भी स्क्वायर मौजूद है, बाहर भी स्क्वायर मौजूद है। जब स्क्वायर पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे एक्सपेंशन के वक्त, जाहिर है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो जब वो स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे पावर 4 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं है, क्यूबिक है, पावर 3 है। क्या 11 क्वाड्रेटिक है, अब थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है और पावर 4 भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मींस अगर हम इसे सॉल्व करें तो करके देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं स्पेस कुछ खाली छोड़ देता हूँ।
क्योंकि वो बार बार स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने से टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम यहीं पर इरेज करके इसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आप गौर करें तो ये x, क्या ये x स्क्वायर का स्क्वायर है? बिल्कुल है। और लास्ट वैल्यू अगर 4 है तो इसे मैं 2 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यकीनन पढ़ा होगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी मौजूद है, b स्क्वायर भी मौजूद है, तो बीच में होना चाहिए माइनस 2ab। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, क्या ये चीज़ मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करके लिखा है। तो ये इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 2, क्योंकि x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है। तो उम्मीद है ये सारे सवालात आपको समझ आ गए होंगे। सारे सवालात बिल्कुल इसी तरीके से ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 15 बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। तो जब हम इसके साथ 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक होगा। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया इन क्वेश्चन 17 to 32 डिटर्मिन दी कॉन्केविटी, पहली बात ये, और दूसरी बात y इंटरसेप्ट, उसके x इंटरसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स एंड स्केच दी पैराबोला। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन हम चूज़ कर लेते हैं जिसका ठीक है 18 ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें जिनके आंसर बुक में मौजूद नहीं है, ताकि हम आपके आंसर से अपने आंसर को मैच कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। तो इसमें अगर हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिखें तो a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -9। तो पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है कॉन्केविटी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, a की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो a की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो ये पैराबोला डाउनवर्ड कॉन्केव होगा। तो हम कहेंगे सिंस a is less than 0 the parabola opens downward। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें जो मालूम करनी है, सेकंड रिक्वायरमेंट है, वो है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए सिंपल तरीका, आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स की जगह 0 स्क्वायर प्लस 6x की जगह 0 -9, सब 0 हो गए तो -9 सिर्फ बच गया। तो y इंटरसेप्ट क्या आया? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -9। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? उसके बाद हमसे पूछा गया है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि हमें रूट्स निकालने हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 रखी जाती है, हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्या फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है? 1 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 9 होता है। बिल्कुल फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हम इसे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। वैसे में भी कर सकते थे, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि एक्स स्क्वायर और 9 पॉजिटिव बन जाते। लेकिन खैर ऐसे भी ठीक है। अब हम पहले पेयर में से x अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पर -x बचेगा और यहाँ पर +3 बचेगा। इसी तरह अगर इन दोनों से हम 3 कॉमन
-3 कॉमन निकाल लें, या -3 कॉमन निकाल लेते हैं। -3 कॉमन निकालने की वजह ये है कि x फिर नेगेटिव हो जाएगा ताकि पहले ब्रैकेट से मैच हो जाए, और यहाँ 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स आए हैं वो है -x + 3 और दूसरा है x - 3, और ये दोनों इक्वल टू 0 हैं। तो -x + 3 = 0 पहला रूट होगा, और x - 3 = 0 से दूसरा रूट आएगा। तो x = 3 आएगा पहला रूट, और x = 3 आ रहा है दूसरा रूट। मीन्स दोनों रूट बराबर आए हैं, इक्वल रूट्स आए। और यकीनन b² - 4 इसी अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाता। तो खैर x इंटरसेप्ट भी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, और वो इफ़ एनी एग्जिस्ट इसलिए बोला है क्योंकि हमने सीखा कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि x इंटरसेप्ट हो ही नहीं, कि रूट्स उसके एग्जिस्ट ना करते हो। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, अब हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स फार्मूला से कर लेते हैं। x का फॉर्मूला था -b/2a, तो b की वैल्यू हमारे पास ऊपर देख लेते हैं। b की वैल्यू है 6, a की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू 6 और a की वैल्यू -2। एक बार फिर से देख लेते हैं, 6 एंड -1 है, सॉरी ये -1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x = 3 इज़ द x वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स। y के लिए चाहें तो फॉर्मूला लगाएं, चाहें तो आप यही x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें। तो हम यही x की वैल्यू सवाल में पुट कर देते हैं कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो y क्या होगा। तो -3² + 6 × 3 -9 = 0। -3 का स्क्वायर 9 + 6 = 18 -9 = 0। तो ये 0 आ गया हमारे पास, सॉरी ये = 0 नहीं आएगा, = y होगा, y की वैल्यू 0 आ रही। तो हमारे पास अब क्या क्या आ चुका है, जो जो पूछा गया था वो सब आ चुका है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के लिए हमारे पास रूट्स भी हैं, y इंटरसेप्ट भी है। सॉरी राइट जी। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है 0,3, x की वैल्यू 3, y की 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो 1 2 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर है। अच्छा, इसके अलावा रूट्स भी यही हैं, 3 और 3। y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, 0, -9, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -9। तो -9 पर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि ये कॉन्केव डाउन था तो ये डाउनवर्ड की तरफ ही बनेगा। तो ये इस तरह का पैराबोला हमारा बनेगा, कुछ इसी तरह का बनेगा। क्योंकि थोड़ा सा मुझसे यहाँ प्लेन नहीं बना है, आप प्लेन बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो ये हमने ग्राफ कर लिया बगैर टेबल बनाए, और इसकी इक्वेशन आप यहाँ लिख देंगे जो भी ऊपर गिवन होगी, f(x) = -x² + 6x - 9। राइट जी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी सवालात भी बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं, तो वक्त बचाने के लिए हम उनको सॉल्व नहीं करते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये सारी चीज़ें मैच करनी हो, अपने आंसर्स इनके कम से कम मैच करने हो, तो आपको मैं एक मेथड बता देता हूँ। आप एक वेबसाइट है mathway.com, यहाँ जाइए। यहाँ जाने के बाद आप जैसे ही इक्वेशन टाइप करेंगे, ये पूरी इक्वेशन टाइप कर दीजिए। पावर देने के लिए आपके कीबोर्ड में ये बटन मौजूद होगा रूट का, ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो पावर बना देगा। जैसे लिख के एंटर करेंगे वो आपसे पूछेगा इसका क्या करना है, ग्राफ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी वो दे देगा, रूट्स दे देगा, इंटरसेप्ट दे देगा और वर्टेक्स दे देगा, सारे आंसर्स आपको दे देगा। आप उससे फिर मैच कर लीजिएगा,
ठीक है जी। तो ये mathway.com आप लाजमी यूज़ कर लीजिएगा। हालांकि ये वेबसाइट मुझे कोई कमीशन नहीं देती, लेकिन क्योंकि इनके आंसर्स अच्छे आ रहे होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए ये रेकमेंड मैं करता हूँ स्टूडेंट को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा एक और भी अब साथ साथ आई हैं, तो और भी आपके लिए कुछ बता देता हूँ। एक फ़ोटो मैथ्स ऐप आती है, ऐप स्टोर पर भी है एप्पल के, और गूगल प्ले स्टोर पर भी है। इसका भी ये फ़ायदा होता है, कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, आप किसी क्वेश्चन के ऊपर ले जाते हैं, सपोज इसके ऊपर ले जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इसके रूट्स एंड बाकी चीज़ें कैलकुलेट करके दे देगा। तो खैर, उम्मीद है ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास उन्हीं सवालात को कंटिन्यू करते हुए अब ये आ रहा है, स्केच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस मेकिंग नॉट द वैल्यू ऑफ ए फॉर ईच ऑफ द रिलेटिव स्टीपनेस ऑफ द 3 पैराबोलास। देखिए, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या आ रहा होता है, ये आप कॉन्सेप्ट अपने पास अलग इन तीनों के ग्राफ बनाकर भी सीख लीजिएगा। जब एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है तो वो बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही हम ए की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ 1 है, यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया हमने, डिक्रीज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो सिर्फ यही चीज़ यहाँ पर चेक करवाना चाह रहे हैं वो आपसे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा अब जो हमारे सामने क्वेश्चन 34, 35 आ रहे हैं, इसी टाइप के हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसे समझाने के बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको एक रेफरेंस दे दूंगा कि क्वेश्चन 34, 35 की तरह ये सॉल्व होंगे आगे से। तो क्वेश्चन 34 करते हैं, क्योंकि इसका आंसर बुक में मौजूद नहीं होगा तो हम खुद से सॉल्व कर लेंगे, और प्लस मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन का तरीका भी बता दूंगा कि आप किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और कहा गया कि स्ट्रेट लाइन की क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मीन्स हमारी सारी मेहनत रहेगी कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए मेथड क्या होगा कि हम ये कोऑर्डिनेट्स बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब 0,10 है तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं y की जगह 10, यानी एफ ऑफ एक्स का मतलब y होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो y की जगह हमने 10 लिखा और x की जगह हमने 0 लिख दिया, तो ये सब 0 हो जाएगा और c की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हमारा पहला काम सॉल्व हो गया, एक वेरिएबल का आंसर आ गया। अब दूसरे हमें दिया हुआ है 0.1,6। इसका मतलब ये कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 6 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c की वैल्यू हमें पता है 10, तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं। तो ये 6 इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस 10 को दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस 10 इज़ इक्वल टू a प्लस b, और हमारे पास 6 माइनस 10 माइनस 4 आता है, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू -4। ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आई है। अभी फ़िलहाल a और b का आंसर नहीं आया। इसी तरह हम एक और कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो यूज़ कर लेते हैं, वो है -2 and 24। तो इसका मतलब y की वैल्यू 24 होगी जब x की वैल्यू -2 है। तो 24 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर -2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू एक्स होता है तो x की जगह -2 लिखेंगे, और c होता है, c की वैल्यू हमें मालूम है 10। तो 24 इज़ इक्वल टू a -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 10 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ 14 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाई a इज़ 4a माइनस 2b। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आगे। देखा जाए तो इनमें 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि इक्वेशन और रिड्यूस हो जाए। तो ये 2a माइनस b बचेगा। अब 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस केस में हम लकी हैं कि हमें 0 और 10 दिया हुआ है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, डायरेक्ट c की वैल्यू निकल आई। लेकिन आज जो क्वेश्चन 35 है उसमें वो c की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो उसमें भी एक इक्वेशन यहाँ भी बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ बनेगी। तो आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी 3 कोऑर्डिनेट से। उन तीनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे हमने चैप्टर 3 में सीखा था, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस।
तो खैर इस वक्त हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू -4 है और 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 7 है। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए तो ये 3a हो गया। 7 माइनस 4 3 होता है तो a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब यही a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पहली इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू -4 था, a की वैल्यू 1 है, प्लस b इज़ इक्वल टू -4 और b इज़ इक्वल टू -4 -1 तो b इज़ इक्वल टू -5। तो जब हमारे पास ये तीनों पैरामीटर्स आ चुके हैं a, b एंड c, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, उसका आंसर होगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -5 है तो -5 इंटू एक्स और c की वैल्यू 10 है तो ये 10। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है ये है उस फंक्शन। अब सवाल ये है कि वेरीफाई कैसे किया जाए कि हमने सही आंसर निकाला है या नहीं। तो आप इसमें x और y के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे इनमें कोई भी पुट कर लें। जैसे आप देख लें कि x की वैल्यू 1 लिखने पर क्या y की वैल्यू 6 आ रही है कि नहीं, चेक करते हैं। 1,6 तो x की वैल्यू जब हम 1 लिखेंगे तो ये 1 स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 6 तो 6 -5 1 और 1 + 1 2। सॉरी यहाँ पर 10 था, मैं यहाँ गलत लिख चुका हूँ, यहाँ 10 है तो 10 - 5 इज़ 5 एंड 1 - 5 -4 होगा प्लस 10 एंड -4 + 10 इज़ 6। तो बिल्कुल जब x की वैल्यू 1 हमने सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू 6 आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। एक कर ले तो भी काफ़ी है, चाहें तो आप बाकी भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनमें पुट कर सकते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवालात समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन 34 35 सॉरी दोनों सवालात आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखें उसी तरह हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक हमें ग्राफ गिवन है ऊपर और वर्किंग एट होम द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग आउट ऑफ देयर होम हैज़ बीन increasing rapidly in recent years. So figure 6.6 illustrates the data gathered in study regarding the number of persons working at home 35 or more hours per week. तो डेटा आपको दिया हुआ है appears to be almost quadratic. Using the data 86, 88 and 90 determine the quadratic function. यानी हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके फंक्शन बनाना है। और जब फंक्शन आ जाएगा What is the number of person working at home 2 equal to in 1995 and in 2000, तो ये भी पूछा जा रहा है। तो हम तीन कोऑर्डिनेट्स वो कौन से हैं वो यहाँ पर हमें गिवन है। जब x की वैल्यू 0 है मींस 86 को हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1986, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो 1986 पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 475,000। इसी तरह ये x की वैल्यू 0 थी तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4। तो x की वैल्यू 2 पर वैल्यू है 713,000। 1 की वैल्यू नहीं दी हुई तो 2 की वैल्यू है डायरेक्ट। और x की वैल्यू 4 पर 1,240,000। तो ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि देखें a b c तीन हमारे पास पैरामीटर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो a b c तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन हमें एटलीस्ट चाहिए होती हैं। तो ये हमारे पास दो आ गए, तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन तीन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहीं पर कोशिश करते हैं हम सॉल्व करने की। y इज़ इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लकी हैं कि हमें 0, समथिंग दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 475,000 होगी। हम यहाँ लिख देते हैं एट 0,475,000। तो 475,000 इज़ इक्वल टू a x की जगह 0² प्लस b x की जगह 0 प्लस c। तो c की वैल्यू डायरेक्टली निकल आई 475,000। अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। थोड़ी सी यहाँ स्पेस ले आता हूँ। अब हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहली y इज़ इक्वल टू, जो एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,713,000 जो दूसरा पॉइंट गिवन है। तो हम y की जगह पर
लिखेंगे 713,000 इज़ इक्वल टू ए एक्स की जगह पर 2 स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पर 2 प्लस सी। तो ये बन जाएगा 713,000 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए 4a बनेगा प्लस 2b प्लस सी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है। सी की वैल्यू हमें पता है तो वो यहाँ पुट कर देते हैं 475,000 को दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 713,000 माइनस 475,000 तो आंसर आता है 238,000। तो 238,000 इज़ इक्वल टू 4a प्लस 2b। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 238,000 इज़ इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 2a प्लस b बच जाएगा। 2 को डिवाइड करते हैं हम 238,000 से तो 119,000 आता है और यहाँ 2a प्लस b। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास वो यहाँ देखते हैं। नीचे कंटिन्यू करते हैं उसे 4,124,000 तो एट 4,124,000 तो हम लिखेंगे y की वैल्यू 124,000 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर 4 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह पर 4 एंड प्लस c की वैल्यू हमें पता है 475,000 को दूसरी तरफ माइनस करते हैं 124,000 माइनस 475,000 तो आंसर आता है 765,000। 4 का स्क्वायर 16 तो ये 16a प्लस 4b। अब जब हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, इक्वेशन ज़्यादा इजी बन जाएगी। 765,000 इज़ इक्वल टू 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4a बचेगा प्लस b और 4 को जब हम दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बनती है 191,250 इज़ इक्वल टू 4a प्लस b। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं। पहली इक्वेशन है 4a प्लस b इज़ इक्वल टू 191,250 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 119,000। तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि b एलिमिनेट हो जाए। 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a बचेगा और 191,250 से माइनस करना है 119,000 तो आंसर आता है 72250 और 72250 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ तो आंसर आएगा 36125। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b आ जाएगा। तो a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 119,000 तो 2a की जगह पर 36125 प्लस b इज़ इक्वल टू 119,000। तो जब इसे हम 36125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 72250। 72250 प्लस b इज़ इक्वल टू 119,000 और जब इस 119,000 माइनस करेंगे मीन्स 72250 को दूसरी तरफ हम माइनस करेंगे तो b इज़ इक्वल टू 46750। उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो अब a b c तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। c की वैल्यू ऊपर थी 475,000। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या बना, f ऑफ x इज़ इक्वल टू
ए की वैल्यू है 36125 एक्स स्क्वायर, बल्कि x के बजाय हम n लिखते हैं क्योंकि इन्होंने n यूज़ करने का कहा था, तो उनकी बात मान लेते हैं। f ऑफ n इज़ इक्वल टू 36125 n स्क्वायर प्लस 46750 n, और कांस्टेंट है हमारे पास 475,000 जो c की वैल्यू थी। तो ये फंक्शन हमारे पास अब आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमसे कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग एट होम एक्सपेक्टेड टू इक्वल 1995। खैर अभी 2020 में तो शायद बहुत ही ज़्यादा लोग वर्किंग एट होम हैं कोविड-19 की वजह से। तो अब हमें देखना है कि 2000 में ये कौन सा ईयर बनेगा। देखिए 90 में अगर 4 है तो 95 में कौन सा ईयर होगा? इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी पहले पार्ट में n की वैल्यू 9 पुट करेंगे। दूसरा कह रहा है 2005 और ऐड कर लेंगे तो n की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो दोनों हम बारी बारी मालूम करते हैं। पार्ट बी का पहला पार्ट n इज़ इक्वल टू 9, तो आंसर आएगा 36125 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 46750 इंटू 9 प्लस 475,000। मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। 36125 इंटू 9 स्क्वायर, उसमें प्लस करना है 46750 इंटू 9 और उसमें प्लस करना है 475,000। तो आंसर आता है 3821875। और इसी तरह सेकंड पार्ट में 2000 के लिए जो है हम n की वैल्यू 14 इसमें पुट करेंगे। तो 14 के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं 36125 इंटू 14 और उसका स्क्वायर प्लस 46750 इंटू 14 प्लस 475,000। तो इसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 36125 इंटू 14 का स्क्वायर, एक आंसर आ गया मेरी स्क्रीन पर कैलकुलेटर में, और उसके बाद 46750 को मल्टीप्लाई करना है 14 से और वो इसमें ऐड करना है और फिर प्लस करना है 475,000। तो आंसर आता है 821,000। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की 3 वैल्यूज़ गिवन हो, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उसे हम कैसे उसका फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। 6.2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारे जो कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स होते थे उनको मिलाकर। तो अब कहा गया द डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ q इक्वल्स f ऑफ p इक्वल्स 600,000 माइनस 22,500 p, वेयर q इज़ द यूनिट्स एंड p इज़ द प्राइस। ठीक है, हमें गिवन है डिटर्मिन द क्वाड्रेटिक टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो देखें q का मतलब क्वांटिटी होता है और रेवेन्यू फंक्शन हमने कैसे निकाला था, अगर आपको याद हो चैप्टर 5 में हमने सीखा था कि रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। पहले हम x लिखते थे, तो अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फंक्शन किस तरह बनेगा, p और q की जगह पर q की पूरी इक्वेशन आ जाएगी जो कि बनती है 600,000 माइनस 2,500 इंटू p, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600,000 p माइनस 2,500 p स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमने रेवेन्यू फंक्शन बना दिया, और इसमें आप गौर कर सकते हैं कि ये जो रेवेन्यू फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द कॉन्केविटी, हम इसे हाईलाइट करते जाते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्केविटी क्या होगी, पहला पार्ट हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट अभी यहाँ सॉल्व करेंगे। कॉन्केविटी में हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर यानी जो स्क्वायर है उसका टर्म नेगेटिव है, तो हम कहेंगे सिंस ए इज़ नेगेटिव तो द पैराबोला विल बी
कॉनकेव डाउन। उसके बाद हमसे पूछा गया व्हाट इज़ दी क्यू इंटरसेप्ट। अच्छा, अब एक यहाँ पर छोटा सा शायद बुक में आंसर्स में एरर है या क्वेश्चन लिखने में एरर इनसे हुआ है। लिखा गया है क्यू इंटरसेप्ट जबकि निकाला गया है आर इंटरसेप्ट। लेकिन खैर हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्यू इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब ये है कि वो क्यू की बात कर रहा है, जो डिमांड फंक्शन है इसकी बात कर रहा है। इसमें जब प्राइस ज़ीरो हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा, तो हमें पता है प्राइस ज़ीरो हो जाएगी तो क्यू इंटरसेप्ट 600,000 होगा। लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन में उसके कहने का मकसद ये है कि वो आर इंटरसेप्ट निकालें, तो वो शायद कोई टाइपो एरर है या कुछ ऐसा हो चुका है। तो हम यहाँ पर आर इंटरसेप्ट निकालते हैं। आर इंटरसेप्ट के लिए हम एक्स प्राइस की वैल्यू, जो रेवेन्यू फंक्शन है इसमें प्राइस की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो पता लग जाएगा। तो 600,000 इंटू 0 माइनस 2500 इंटू 0 और उसका स्क्वायर, तो ये आंसर पूरा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जब 0 प्राइस होगी तो रेवेन्यू भी 0 होगा, और ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने लीनियर फंक्शंस में चैप्टर 5 में भी यही सीखा था जब ब्रेक इवन के ग्राफ देखे थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, व्हाट डज़ दी टोटल रेवेन्यू इक्वल एट प्राइस ऑफ 50। अगर प्राइस 50 होगी तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो सिंपल ये है कि हमें रेवेन्यू फंक्शन में प्राइस की वैल्यू प्राइस 50 लिख देनी है। तो रेवेन्यू एट प्राइस ऑफ 50 विल बी 600,000 इंटू 50 माइनस 2500 इंटू 50 का स्क्वायर। और अब हम ये मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने कैलकुलेटर में। 600,000 इंटू 50, उसमें से माइनस करना है 2500 इंटू 50 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आता है 23,750,000 23,750 and 1000 23.75 मिलियन। खैर आगे देखते हैं और क्या पूछा गया हमसे। एट व्हाट प्राइस द टोटल रेवेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड, और इसने खुद बोला कि वर्टेक्स, क्योंकि देखें बात ये है कि हम जब ये इसमें देखें कॉनकेव डाउन होगा तो इसका मतलब ये इस तरह का होगा। तो अगर ये प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू फंक्शन है तो इसमें रेवेन्यू आप देख सकते हैं शुरू में इंक्रीजिंग है, यहाँ 0 हो गया और फिर इसमें डिक्रीजिंग है, तो मीन्स जो वर्टेक्स है वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात की जाए तो इसका मतलब आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो अब वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स में x की वैल्यू होती है -b/2a, और पूछा उसने क्या है, क्या प्राइस ही पूछा है। एट व्हाट प्राइस टोटल रेवेन्यू विल बी मैक्सिमाइज्ड, तो सिर्फ प्राइस पूछी है, तो हमें सिर्फ वर्टेक्स में x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था x इज़ इक्वल टू -b/2a। तो इसमें अगर हम गौर करें जो हमारी इक्वेशन थी इसमें a और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है माइनस का 2500, b की वैल्यू है 600,000। ये माइनस फार्मूला का आ गया। b की वैल्यू है 600,000 अपॉन 2, a की वैल्यू है माइनस का 2500। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इन्हें डायरेक्टली ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 600,000 डिवाइडेड बाय 2 किया, फिर डिवाइडेड बाय 2500 किया, तो आंसर आता है 120। तो इसका मतलब ये है कि जब 120 प्राइस रखी जाएगी तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर प्राइस रखेंगे तो रेवेन्यू फिर कम होना शुरू हो जाएगा, इससे कम रखेंगे तो भी रेवेन्यू कम होगा। ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए, राइट। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये निकाल भी सकते हैं कि इस प्राइस पर रेवेन्यू क्या होगा, लेकिन सवाल में इस वक्त पूछा नहीं गया तो इसलिए हम निकाल नहीं गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से डिमांड फंक्शन बनाते हैं। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है,
वीकली डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है, कॉन्केविटी पूछी गई है और टोटल रेवेन्यू पूछा गया है, प्राइस पूछी गई है, बिल्कुल सेम है। तो इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमारे पास डिमांड फंक्शन गिवन है और डिटरमिन दी टोटल रेवेन्यू फंक्शन है और सारी चीज़ें वही आ रही हैं। व्हाट इज़ द कॉन्केविटी, व्हाट इज़ द क्यू इंटरसेप्ट, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू एट 60 एंड हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड एट दिस प्राइस, और उसके बाद व्हाट प्राइस टोटल रेवेन्यू भी मैक्सिमाइज, सारी चीज़ें वही पूछी गई। क्वेश्चन 4 में कहा गया टोटल रेवेन्यू इन एक्सरसाइज 1 कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ईदर प्राइस और डिमांड। तो रीस्टेट टोटल रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ क्यू रादर देन पी। तो इससे मुराद ये है कि आपको उस जो क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास डिमांड फंक्शन क्या था, Q इज़ इक्वल टू 600,000 माइनस 2,500 पी, गालिबन यही सवाल था हमारे पास। और दूसरा जो है हमारा रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है, वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के। तो कहा गया कि रेवेन्यू प्राइस का फंक्शन नहीं बल्कि रेवेन्यू को क्वांटिटी का फंक्शन बना के दिखाएं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ R हो, दूसरी तरफ P नहीं बल्कि Q होना चाहिए। तो अगर Q होना चाहिए तो इसका मतलब हमें पहली इक्वेशन से P की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या इसे हम रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं कि Q माइनस 25 माइनस 600,000, क्या हम माइनस 2500 को इस तरफ ले आते हैं, 2500 P इज़ इक्वल टू 600,000 माइनस Q। Q को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, 2500 इस तरफ आकर प्लस हो गया। अब उसके बाद P इज़ इक्वल टू 600,000 माइनस Q अपॉन 2500 आ गया। अब ये P की वैल्यू हम इक्वेशन में रेवेन्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो रेवेन्यू इज़ इक्वल टू P की जगह पर हम लिखेंगे 600,000 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2,500 मल्टीप्लाइड बाय Q। तो जब हम Q को मल्टीप्लाई करेंगे 600,000 से तो 600,000 Q बनेगा, माइनस Q को Q से करेंगे Q स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है 2500 और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है 2500। तो ये आपका फंक्शन बन गया क्वांटिटी का। और हिंट भी खैर इन्होंने दिया हुआ है, सॉल्व फॉर P डिमांड फंक्शन एंड मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन बाय Q। तो बस सिर्फ ये आ गया हमारे पास आंसर। चाहें तो ये दो जीरोस कैंसिल कर लें और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करके बल्कि कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 600,000 डिवाइडेड बाय 2,500 240 बनता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 240 Q माइनस 1 अपॉन 2,500 Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ Q। ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहा गया इन एक्सरसाइज 2 रीस्टेट द फंक्शन, बिल्कुल वही चीज़ कही गई एक्सरसाइज 4 की तरह, यहाँ भी वही एक्सरसाइज 4 की तरह कही गई। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। सप्लाई फंक्शन आपको दिया हुआ है और देखें ये बिल्कुल वैसे ही सवाल की तरह आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो आप यही x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट करके a b एंड c की वैल्यू निकालेंगे। 4.1 में जो हमने क्वेश्चन 34 35 किया था उस तरह से इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखें डोमेन और रेंज सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे जो क्वांटिटी और प्राइस के हमने लीनियर फंक्शंस में पढ़े थे कि प्राइस हम क्या रख सकते हैं। लेकिन देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है इसमें ये आपने रखना है। सपोज़ अगर हम इस तरह कर रहे हैं, हमें पता है कि प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो इसके रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के वो ही इसकी डोमेन होगी क्योंकि अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकती y की वैल्यू तो रेंज इसकी ये नेगेटिव यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। सिर्फ इतना हिस्सा ये पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y होंगी। x की वैल्यूज़ हम मैक्सिमम यहाँ तक ले जाएंगे और मैक्सिमम जितनी भी रखना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिनिमम 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। यहीं पर ही हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं।
और उम्मीद है ये दोनों सेक्शन से आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है और क्वाड्रेटिक फंक्शन को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, मींस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह निकाली जाती है। आप अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इसे मैं लिंक करूं तो आप पढ़ते होंगे कि एवरेज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन होता है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है, तो वो भी दरअसल एक पैराबोला ही होते हैं। अगर आप गौर करें, मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा आगे से ले जाऊँ, उसकी डोमेन यहाँ से हटा दी जाती है, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम ऐसे हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसको भी मिनिमाइज़ करना हो तो उसके लिए आप क्वाड्रेटिक फंक्शन की वर्टेक्स का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पर ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।